नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी किस तरह से विनेश फोगाट को चुनावी मुद्दा हरियाणा में बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ा प्रदेश है जहां चुनाव होने हैं, लेकिन पिछली बार जिस तरह से भाजपा को किनारे करने के लिए उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, इस बार उनको कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने के लिए नहीं तैयार है, या कुछ इस तरह की उनको कोई भी एश्योरेंस देने के लिए तैयार है कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि वो सारे लोग मिल के साथ लड़ेंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद की बात होती है तो ये कहा जाता है कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा, निर्णय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो जो जिस तरह की स्थितियों को कमांड करते थे उद्धव ठाकरे, या जिस तरह की से अपनी शर्तें वो बाकी दोनों पार्टनर्स पर, कांग्रेस पर या राष्ट्रवादी कांग्रेस पर थोपते थे, वो एक उस स्थिति से डिपार्चर हुआ है। वो स्थिति अब रही नहीं है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं और बहुत ज़्यादा दिन नहीं है महाराष्ट्र के चुनाव, और सारा कुछ जल्दी से निर्धारित करना है। अब इसमें जो फैक्टर्स हैं उन पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों उद्धव ठाकरे कमज़ोर दिख रहे हैं, या क्यों उद्धव ठाकरे की बात अब सब लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, मानने के लिए पूरी तरह से आंख बंद करके तैयार नहीं है। पहली बात तो ये कि जब पिछली बार उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो कोशिश ये थी कि उनको किसी भी तरह से बीजेपी से अलग किया जाए जिससे बीजेपी कमज़ोर हो, एक बात। दूसरा ये कि तब तक उनके साथ एनसीपी बड़े उसमें थी, तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी अलग थलग पड़ जाएगी और बहुत सारे लोग उनके साथ उनका साथ छोड़ के जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। दूसरा ये कि जो एक कहा जाता है कि शिवसेना का मतलब होता है कि ठाकरे परिवार, वो एक जो साख थी वो साख भी टूटी है, इसलिए कि शिवसेना का बड़ा धड़ा वो अलग हो गया। वो एकनाथ शिंदे के साथ भाजपा के साथ आ गया और भाजपा में शामिल हो गया। भाजपा में मतलब भाजपा सरकार, जो भाजपा और शिवसेना की सरकार बनी उसमें आ गया। तीसरा ये कि जो शरद पवार के बारे में था कि शरद पवार महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और उनको वहाँ पर मात देना बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन वो भी अपनी साख नहीं बचा पाए। उनकी साख टूटी जब उनके भतीजे अजीत पवार ने साथ छोड़ा उनका। अब ये तो कुछ फैक्टर हो गए, लेकिन इसमें एक दो ऐसे फैक्टर हैं जो सेटबैक हैं एनडीए के लिए भी। अब जैसे अजीत पवार का वहाँ जाना भाजपा के साथ का जो अलायंस है उसको नुकसान पहुँचाया है। वो उतनी सीट नहीं जीत पाए। पिछले चुनाव की अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 42 सीटें जीती थी, वो घट करके 17 पर आ गई। अलायंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो वहाँ अलायंस लड़ा था, अब 17 पर आ गई। तो वहाँ पर बड़ा पार्टनर जो है, अब बड़ा पार्टी लोकसभा में महाराष्ट्र में बड़ा अलायंस जो हो गया वो अघाड़ी हो गया है। ये एक हुआ। दूसरा नुकसान जो ये हुआ कि इन सब जब ये सारी बातें हो रही थी, इसी दौरान शरद पवार ने मराठा आरक्षण का शिगुफा वो कर दिया। जो कहा यह जाता है कि उनके नज़दीकी मनोज जरांगे ने पूरा का पूरा मराठा आरक्षण का आंदोलन शुरू कर दिया, और उस मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण भाजपा को बहुत नुकसान हुआ और लोकसभा में उनके बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ तक कि बड़े नेता उनके, जिसमें पंकजा मुंडे जैसी नेता हैं, वो चुनाव हार गई बीड से, जबकि बीड उनकी पारिवारिक परंपरागत सीट है। पिछला चुनाव उनकी बहन वहाँ से प्रीतम मुंडे जीती थी। तो ये इस तरह की चीज़ें हुई। और जो मराठा आंदोलन है, उस आंदोलन ने जो मराठा और ओबीसी के बीच का जो आपस की लड़ाई है उसको और मुखर बना दिया है। आज फिर शरद पवार ने ये कहा है कि
रिजर्वेशन का जो 50% का कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। जो ये हालांकि मराठा आरक्षण को लेकर के भाजपा ने यही किया है, वो 10% आरक्षण बढ़ा करके मराठा आरक्षण को देना चाह रही है, लेकिन मराठा नेताओं की मांग ये है कि उनको विद इन 27% जो ओबीसी का आरक्षण है उसी आरक्षण में मिलना चाहिए। इसलिए ये इस तरह की बातें अभी तक हुई थी और कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अब जो मनोज जरांगे पाटिल हैं उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब अगर मनोज जरांगे पाटिल विधानसभा का चुनाव इंडिपेंडेंट या 2-4 कैंडिडेट अपने इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो वो सीधे तौर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार और कांग्रेस है उसको नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए कि पिछला चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव में जो बढ़त मिली है इस अलायंस को वो मराठा वोट के कारण ही हुआ है। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं, इन्होंने जो मराठा नेताओं का या मराठा लीडर्स का एक बड़ा फैक्शन है जिसने इस पर काम किया था कि क्या क्या दिक्कतें हैं, कौन कौन से विषय हैं जो मराठा लोगों को दिक्कत कर रहे हैं। जैसे उनको ज़्यादातर वो खेतीहर हैं तो उनको पानी सिंचाई की समस्या है, बीज की समस्या है, फसल बेचे जाने की, ये सारी समस्या है। उस पर उन्होंने बहुत काम किया है और उन सब को एड्रेस करने के लिए उन्होंने जैसे तालाब जो पुराने थे वो भट गए थे या मतलब उस पर मिट्टी आ गई थी तो उसकी डीसिल्टिंग या खुदाई नए ये करा करके उनको सिंचाई के साधन मुहैया कराए हैं और भी उनको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं सरकार के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर। अब इसमें जो पूरा का पूरा योजना या कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में एक ही रोड़ा है जो भाजपा अलायंस को नुकसान पहुंचा रहा है, वो अजीत पवार वाला। अजीत पवार को लेकर के जिस तरह की स्थितियां हैं वो लगातार एनडीए अलायंस के लिए मुश्किल है। उसको कैसे भाजपा निपटेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो प्रमुख इस उसमें था जिसने इस भाजपा और शिवसेना के बीच में दूरी पैदा की वो था उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद के लिए दावा, और वो कि उनको मुख्यमंत्री पद उन्हीं को चाहिए। अब वो भाजपा छोड़ करके ऑलरेडी जा चुके हैं, भाजपा में उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा। हालांकि बाद में भाजपा ने शिवसेना के दूसरे नेता को मुख्यमंत्री पद दे दिया और वो इसलिए दिया कि वो मराठा नेता थे और मराठा वोट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे थे। लेकिन भाजपा फिर भी जो है वो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद देने के लिए नहीं तैयार होगी। और जिस तरह की सूचनाएं, खबरें और जिस तरह की बातें निकल करके महाराष्ट्र से आ रही हैं वो ये बता रहा है कि वो अलायंस भी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद देने के लिए नहीं तैयार है। इस बार और बहुत सारी बात आएगी। यहाँ तक भी स्थिति पैदा हो सकती है अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मतलब जो शरद पवार वाला ग्रुप है, अगर वो अघाड़ी में सबसे बड़ा दल बन के साबित होता है तो सुप्रिया सूले को मुख्यमंत्री पद के लिए दबाव बना सकते हैं शरद पवार। तो इन परिस्थितियों में ये स्थितियां उद्धव ठाकरे भांप गए हैं और उनके लिए बड़ी विकट परिस्थिति है कि वो जाएं तो जाएं, कहां जाएं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Google पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।